ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी देखेंगे, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस, और लास्ट में फिर हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंसेस। तो सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोड्यूस करना हो तो हम कहेंगे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल थॉट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल थॉट। इट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप, कन्वेज अ कमांड, वॉइसेस अ क्वेश्चन और डिस्क्राइब्स समथिंग और समवन। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, कोई भी थॉट होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। मतलब कुछ भी हम जम्बल्ड वर्ड्स अगर हम लिख दें तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे इसमें कहा है कि पुनीत गेव नेहा अ रेड रोज। पुनीत ने नेहा को एक लाल गुलाब दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें पुनीत, गेव, नेहा, अ, रेड, रोज, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है। तो ये सब एक ग्रामेटिकल यूनिट्स बना रहे हैं। अब इसी में हम देखते हैं जो ये वर्ड्स हैं, अगर हम इन्हें कुछ इंटरचेंज करके देखें तो क्या असर आएगा हमारे सेंटेंस पे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पुनीत और नेहा को मैंने यहाँ पर इंटरचेंज किया। तो अब यहाँ पर आ जाएगा नेहा गेव पुनीत अ रेड रोज। मतलब यहाँ पर जब हम नेहा और पुनीत की प्लेसेस को जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जा रहा है। यहाँ पर पुनीत रेड रोज दे रहा था, यहाँ पर नेहा रेड रोज दे रही है। तो किसी भी सेंटेंस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर हम वर्ड्स को अगर इंटरचेंज करें तो कई बार मीनिंग चेंज हो जाता है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया है कि पुनीत एंड नेहा आर वॉचिंग अ मूवी। पुनीत और नेहा एक मूवी देख रहे हैं। अब यहां पर भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं कि पुनीत और नेहा की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा पुनीत एंड नेहा एंड पुनीत आर वॉचिंग अ मूवी। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो इनके मीनिंग में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। जैसे यहां पर जब हमने देखा था तो जब हमने पुनीत और नेहा को इंटरचेंज किया तो मीनिंग में बदलाव आया था, लेकिन यहां पर पुनीत और नेहा की प्लेसेस को चेंज करने पर इन सेंटेंसेस में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। अब तीसरी चीज हम देखते हैं, अगर ये वाला सेंटेंस अगर हम लें और उसको हम इस तरह से लिख दें, कोई भी इसमें ग्रामेटिकल यूनिट हमने नहीं बनाई है, रैंडम ऑर्डर में हमने वर्ड्स को लिख दिया। तो मूवी, आर वॉचिंग, पुनीत, अ, नेहा एंड। अब ये एक कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिन्हें हमने सिर्फ अरेंज कर दिया है। तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपने देखा कोई भी गिवन वर्ड्स हो, अगर उनको हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाते हैं, वो ऑर्डर किस तरह से डिफाइन होता है, वो होता है ग्रामेटिकल यूनिट्स में। जो भी इसमें एसोसिएटेड जो मान लीजिए नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं, या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ ना कुछ ग्रामर के रूल्स चलते हैं। तो उन ग्रामर के रूल्स को हम फॉलो करते जाते हैं और इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते जाते हैं। लेकिन अगर हम उन ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इस तरह के कुछ तो भी सेंटेंस बनते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये चीज आपने देखी कि सिर्फ वर्ड से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें उन वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करना पड़ता है, तभी हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन के आता है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या हैं। फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला हमारा टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम सिंपली कोई एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, या मनीष लाइक्स फुटबॉल, मनीष को फुटबॉल पसंद है, या द स्कूल बेल वॉज रिंगिंग, स्कूल की बेल बज रही थी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द डॉग, या फिर आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो अब ये सारे जो आपके पास 5 सेंटेंस हैं, इसमें आप देखेंगे सिंपल से स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं, कोई एक चीज आपको बताई जा रही है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिनमें हम सिंपली एक स्टेटमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं, जैसे वेयर आर माई कीज, मेरी चाबियां कहाँ हैं, या फिर वाई इज द स्काई ब्लू, कि आसमान नीला क्यों होता है,
हु इज टॉकिंग टू द टीचर, टीचर से कौन बात कर रहा है, या इज दिस वे टू शिमला, क्या शिमला जाने का रास्ता यही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इन्हें जो एंड करते हैं तो क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, और जो ऊपर हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे उन्हें हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं। तो जब भी हमारे जो सेंटेंस है वो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका सेंस अगर ऐसा निकल रहा है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से जो हमारा तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसका सेंस एक स्ट्रांग निकल के आता है, और उसका ज्यादातर हम उसे एंड करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क से। इट शोज अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ सरप्राइज और एंगर, मतलब जो भी हम कह रहे हैं उसका एक थोड़ा सा स्ट्रांग मीनिंग निकल कर आता है। जैसे व्हाट अ काइंड थिंग टू डू, मतलब कितनी अच्छी चीज है करने की। तो जो मैं इसे कह रहा हूं तो एक थोड़ा सा इसमें एक एफर्ट देके मैं कह रहा हूं, तो एक थोड़ा सा स्ट्रांग इसमें सेंटीमेंट जुड़ता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे अब यहां पर है हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो कितनी सुंदर है वो, इस तरह से हम उसे कह रहे हैं। फिर तीसरा सेंटेंस है द सिली बॉय, मतलब एक बुद्धू बच्चा। तो इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेटमेंट को हम स्ट्रांग बनाकर जब कह रहे हैं तो उसके साथ में हमारा जुड़ता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ और लास्ट जो है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में क्या होता है, हम कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे आस्क अमन टू कम एंड सी मी, अमन को बोलो कि मुझसे आकर मिले, तो ये मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं किसी को। दूसरा डोंट टेल मी लाइज, मतलब मुझसे झूठ मत बोलो, तो ये भी मैं उसे एक ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मुझसे झूठ मत बोलो। तीसरा प्लीज लीव, मैं किसी को जाने के लिए कह रहा हूं कि आप जाइए। चौथा गो टू योर रूम, मतलब आप अपने कमरे में जाइए। चौथा स्पीकअप, स्पीकअप का मतलब हुआ बोलो। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो सारे सेंटेंसेस है, यहां पर मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रहा हूं किसी को। एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ करने को बोल रहा हूं या जाने को बोल रहा हूं या कुछ ना कुछ एक मैं ऑर्डर दे रहा हूं उनको। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब किसी भी सेंटेंस में अगर हम उसे स्ट्रक्चर में डिवाइड करें तो ये तीन बेसिक उसमें टर्म्स आती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट को ही हम वर्ब भी बोलते हैं। तो वर्ब और प्रेडिकेट यहां पर एक ही बात है। अब जैसे यहां पर सेंटेंस है मेरे पास, आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। अब देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो उसके लिए पहले हम इनकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, मैं इसे यहां से अंडरलाइन कर देता हूं, यह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहते हैं इट इज द मेन वर्ड दैट डज सम एक्शन और वी स्पीक अबाउट इट इन अ सेंटेंस, मतलब वो कुछ कार्य को कर रहा है या फिर उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो वो नाउन होंगे या फिर वो प्रोनाउन होंगे। तो हमारे इस वाले एग्जांपल में देखें तो आई एम फ्लाइंग अ काइट, फ्लाई कौन कर रहा है काइट को, पतंग को कौन उड़ा रहा है, तो मैं उड़ा रहा हूं। तो यहां पर आई जो है वो होगा हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं और यहां पर लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को ही यहां पर हम वर्ब बोलेंगे, तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। प्रेडिकेट को हम देंगे ग्रीन से। प्रेडिकेट या वर्ब क्या होता है, इट इज व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट और द एक्शन परफॉर्म्ड, मतलब क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर उसका क्या स्टेट है, किसका, ये हम सब बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या काम कर रहा है या फिर वो किस स्टेट में है, किस स्थिति में है, उसे हम बताते हैं, वो बताता है प्रेडिकेट। ये क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहां पर आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो यहां पर जो एम और फ्लाइंग है इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो ओवरऑल ये हो जाएगा हमारा वर्ब या सेंटेंस में प्रेडिकेट। इसे हम डिनोट कर देते हैं वी से। अब तीसरा पार्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम ये कलर चूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। अब जो एक्शन हो रहा है उसके रिसीविंग साइड पर कौन है, जो होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो
मैं क्या फ्लाई कर रहा हूं, तो मैं एक पतंग को फ्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर जो काइट है वो हमारा हो जाएगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, काइट वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ये हमने देखे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट या वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका अगर हमें एक जनरल फॉर्म लिखना हो तो उसे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि सारे जो सेंटेंसेस है वो इस चीज को फॉलो करें, लेकिन जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल हो सकता है। इस चीज को हम अभी आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। पहला हमें दिया हुआ है कि अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट का होना और वर्ब का या प्रेडिकेट का होना मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट का होना उसमें ऑप्शनल है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो। ये कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन्हें 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर रखा है। पहला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई एम फ्लाइंग अ काइट, जो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा। तो यहां पर आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फ्लाइंग एम फ्लाइंग वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा हमारा वर्ब का पार्ट, और काइट हम क्या चीज को उड़ा रहे हैं तो वो है काइट, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल, मनीष इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन रीड कर रहा है, मनीष रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है, बुक रीड कर रहा है। और रीडिंग क्या है, एक एक्शन है। तो मनीष हो गया हमारा सब्जेक्ट, रीडिंग वाला पार्ट हमारा हो गया प्रेडिकेट, और बुक जो है यहां पर क्या रीड कर रहा है, तो बुक रीड कर रहा है, बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब तीसरा सेंटेंस आप देखिए, इट इज रेनिंग। बस सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, तो रेनिंग, बरसात हो रही है। तो ये जो बरसात वाला रेनिंग वाला पार्ट है ये हमारा वर्ब है, और इट वो किसी सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा इट जो है वो सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो। तो ऐसे केसेस में हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। इसी का एक और एग्जांपल है, रूही स्क्रीम्ड, मतलब रूही चिल्लाई। अब रूही ऑब्वियसली यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, और क्या एक्शन हुआ, तो स्क्रीम, चिल्लाई, चिल्लाना हमारा यहां पर एक्शन हुआ। तो चूंकि ये एक्शन है तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। अब इसके आगे इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये वाले पार्ट दो इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, बिना उसके सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप देखें लिखा है टेक आउट द ट्रैश, मतलब कचरा बाहर निकालो। अब यहां पर कोई भी सब्जेक्ट तो मेंशन ही नहीं है, तो क्या ये सेंटेंस है या ये नहीं है। तो अब दूसरा भी एग्जांपल आप देख लीजिए, गो जंप इन द लेक। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम कह देते हैं कि जाओ तालाब में कूद जाओ जाके। तो यहां पर भी है गो जंप द लेक, क्या यहां पर कोई सब्जेक्ट है। तो ये जो दो केसेस हैं, यहां पर जो सब्जेक्ट है लेकिन वो सब्जेक्ट हिडन है। मतलब यहां पर जो एक्चुअल मीनिंग इसका निकल के आता है वो होता है, यहां पर हम लिख सकते हैं कोई ना कोई यहां पर सब्जेक्ट आएगा, तो हम लिख देंगे यू टेक आउट द ट्रैश, मतलब आप कचरा बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह से यहां पर है गो जंप इन द लेक, तो ये मैं किसी को तो कह रहा हूं ना कि तुम जाके तालाब में कूद जाओ, तो मैं किसे कह रहा हूं, किसी को तो मैं कह रहा हूं, किसी को तो पॉइंट करके मैं कह रहा हूं। तो वो जो होगा वो हमारा, उसे हम डिनोट कर देंगे, सब्जेक्ट एज ए ट्रीट करेंगे, और वो भी हम लिख देंगे यू। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा यू गो जंप इन द लेक। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंस कंप्लीट किया। तो लास्ट वाला पार्ट आप देखिएगा, यहां पर कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो इंप्लाइड रहता है। मतलब हमें उसे पर्टिकुलरली लिखने की या पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है, जो कह रहा है और जो उस बात को सुन रहा है उन दोनों को पता होता है कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है। तो ये भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने यहां पर बात करी थी सेंटेंसेस में कि किसी में ऑब्जेक्ट थे एक पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस में, किसी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं भी थे। तो हम देखते हैं यहां पर अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे। एक तो हमारा 0 ऑब्जेक्ट का केस हुआ, एक 1 ऑब्जेक्ट का केस हुआ, और एक अब
टू ऑब्जेक्ट का केस आएगा। तो सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें यह बताता है कि whom और फॉर whom द एक्शन इज डन। पहली चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या काम हुआ वो हमें डायरेक्ट बताया जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसके लिए काम किया गया वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था उसी को कंसिडर करते हैं। पुनीत गेव नेहा अ रेड रोज। अब यहां पर देखेंगे जो हमारा एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड को हम क्या बता रहे हैं, देना, गेव। तो ये जो हमारा गेव है यहां पर, इसे हम अंडरलाइन करते हैं। ये जो है डायरेक्ट में लिख देता हूं उसकी जगह। जो गेव है वो है हमारा वर्ब, तो मैं इसे वी डिनोट कर देता हूं। अब कौन दे रहा है, तो पुनीत दे रहा है, तो पुनीत हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पुनीत के नीचे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट। अब हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो नेहा है, किसको दे रहा है वो गुलाब का फूल, नेहा को दे रहा है, और क्या दे रहा है, गुलाब का फूल दे रहा है। तो हमारे पास इस केस में दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो गुलाब का फूल और दूसरा नेहा। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अब क्या दिया जा रहा है, तो रेड रोज दिया जा रहा है। तो जहां पे जो हमारा रेड रोज वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रेड रोज किसे दिया जा रहा है, तो वो नेहा को दिया जा रहा है, तो नेहा हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है किसी सेंटेंस में, तो वर्ब के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा। इसी चीज को हम और भी एग्जांपल्स में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई एम राइटिंग माई फ्रेंड अ लेटर। मैं अपने दोस्त को एक खत लिख रहा हूं। अब यहां पर एक्शन वाला पार्ट क्या है, राइटिंग वाला पार्ट है, तो राइटिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो हम यहां पर राइटिंग के नीचे वर्ब लिख देते हैं। अब ये राइटिंग कर कौन रहा है, तो लिखा है आई एम डूइंग, मतलब मैं कर रहा हूं, तो आई वाला पार्ट यहां पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब किसके क्या लिखा जा रहा है, राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ तो लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं हम लेटर लिख रहे हैं। और किसके लिए लिख रहे हैं, हम फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं। तो अगेन हमारे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो वही वाला ऊपर वाला लॉजिक हम यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, तो लेटर को हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए लिखा जा रहा है, तो फ्रेंड के लिए लिखा जा रहा है, तो हम फ्रेंड को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द बैंक लेंड्स पीपल मनी। तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, लेंड्स मतलब पैसा देता है बैंक, तो हमारा जो लेंड वाला पार्ट है ये हो जाएगा वर्ब। लेंडिंग मतलब देना, जो बैंक हमें पैसा देती है वो बैंक लेंड करती है। और कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहां पर फिर से दो चीजें हैं, बैंक क्या दे रही है, पैसा दे रही है, किसको दे रही है, लोगों को दे रही है। तो जो चीज दी जा रही है डायरेक्ट वो होगी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दी जा रही है, पीपल को दी जा रही है, लोगों को दी जा रही है, तो ये होगी हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल हमें दिया है, डैड बॉट मी अ बाइसिकल, मतलब पिताजी ने मुझे साइकिल दी, मेरे लिए साइकिल खरीदी। एक्शन क्या हो रहा है, अगेन बॉट, खरीदना यहां पर एक्शन है, तो इसे हम डिनोट करेंगे वर्ब से। कौन खरीद रहा है, पिताजी खरीद रहे हैं, डैड हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट। क्या खरीद रहे हैं, बाइसिकल खरीद रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए खरीद रहे हैं, तो मेरे लिए खरीद रहे हैं, तो मी यहां पर हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंसेस में। किस तरह से, और डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, वर्ब के हिसाब से देखेंगे कि वर्ब क्या चीज कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। फोर्थ हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हमें डेफिनेशन दी है कि वर्ब्स जो होते हैं, जो वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ऊपर के केसेस में हमने तीन केस देखे। पहला जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा जिसमें एक ऑब्जेक्ट है,
तीसरा जिसमें ऑब्जेक्ट है। अब इन तीन केसेस को हम यहां पर देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन के अंदर। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग यहां पर एक्शन है, तो इसे मैं लिखूंगा वर्ब। दे वर प्लेइंग, तो दे हो जाएगा यहां पर हमारा सब्जेक्ट। अब वो क्या खेल रहे हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है फुटबॉल, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनसे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहां पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, प्लेइंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और वर्ब क्या है हमारा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं ये हम जब वर्ब वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर कवर करेंगे। फिलहाल आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो जब भी वर्ब्स के साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, आई एम राइटिंग माई फ्रेंड अ लेटर। ये ऊपर वाला एग्जांपल हमने वापस यहां पर लिया है। तो आपको पता है राइटिंग यहां पर वर्ब होगा, आई यहां पर सब्जेक्ट होगा, माई फ्रेंड और लेटर यहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि हमारे वर्ब, ये हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से ये जो वर्ब है यहां पर हमारा राइटिंग, ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसी तरह से अब दूसरी डेफिनेशन है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो अ वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इट इज रेनिंग, तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, रेनिंग वाला एक्शन है, तो रेनिंग हमारा हो जाएगा वर्ब का पार्ट। अब यहां पर आप देखेंगे इट जो है वो हमारा ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, यहां पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब के साथ एसोसिएटेड कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर जो रेनिंग है वो होगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से आई डोंट नो, हमारा सेंटेंस है आई डोंट नो, यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा नो, तो इसे हम लिखेंगे वी, आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब आप देखेंगे इससे एसोसिएटेड कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगेन यहां पर जो हमारा नो है वो होगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा एग्जांपल, आतिफ सैंग ब्यूटीफुली। अब यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, सैंग मतलब गाना, आतिफ बहुत सुंदर गाना गाया, सैंग को हम लिखेंगे यहां पर वर्ब क्योंकि वही हमारा एक्शन है। कौन गाना गाया, आतिफ गाया, तो आतिफ हमारे केस में हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखेंगे ब्यूटीफुली, तो उसका क्वालिटी बता रहा है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगेन जो सैंग यहां पर है इस सेंटेंस में वो हमारा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी की जगह अगर हमारा सेंटेंस होता, इस वाले सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करके यहां पर लिख रहा हूं, दूसरा सेंटेंस है ये, कलर चेंज कर देता हूं, आतिफ sang a song। अगर ये सेंटेंस हम कंसिडर करें तो अब यहां पर केस बदल जाएगा, क्यों, sang वापस से हमारा वर्ब है, इसे हम वर्ब ही लिखेंगे। कौन गाना गा रहा है, आतिफ गा रहा है, तो आतिफ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या गा रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है, क्या गा रहा है, तो वो सॉन्ग, एक गाना गा रहा है, तो सॉन्ग यहां पर हमारे केस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से अब इस सेंटेंस में जो सैंग है वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब्स फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है एक सेंटेंस में, उस सेंटेंस का क्या मीनिंग आ रहा है, क्या क्या वर्ड्स उससे एसोसिएटेड हैं, ये सारी बातें देखकर हम डिसाइड करते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। तो इसलिए हम एक वर्ड लिस्ट जैसी इसमें याद नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर सेंटेंस देखेंगे। हमेशा सेंटेंस में मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ पर आपने सैंग के लिए देखा, वर्ब यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट अब एसोसिएट हो गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड नहीं था। ये बात हुई हमारी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हमारा केस है सिंपल सेंटेंसेस का। अब यहां पर एक चीज और है, क्लॉज यहां पर लिखी हुई है। अ क्लॉज
इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यह है क्लॉज की डेफिनेशन कि एक क्लॉज जो होते हैं वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अब ऊपर हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में भी यही देखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ एक मीनिंगफुल हमें ऑर्डर ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो। क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो उसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस किस तरह के होते हैं, यहां पर एग्जांपल देखिए। द गर्ल्स आर प्लेइंग बेसबॉल। अब यहां पर आप सबसे पहले वर्ब देखिए, वर्ब कहां पर है, प्लेइंग। ये हमारा मेन वर्ब है तो इसे हम डिनोट करेंगे वी से। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गर्ल्स जो हैं यहां पर वो हो जाएंगे हमारी सब्जेक्ट, ये हो गई सब्जेक्ट। क्या खेल रही हैं, ऑब्जेक्ट। बेसबॉल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हमें यहां पर ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे सब्जेक्ट कितने हैं और वर्ब कितने हैं। अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब वाले अगर हमारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो वो हो जाएंगे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। तो यहां पर एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, द गर्ल्स आर प्लेइंग बेसबॉल, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल, एवरीवन वाज हैप्पी। अब यहां पर वर्ब कहां पर है, वर्ब है हमारा वाज, तो इसे हम लिख देंगे वी। एवरीवन हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट, तो इसे हम लिख देंगे एस। ये भी हमारा वही केस हुआ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये हमारा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। उसी तरह से द स्काई वॉज वेरी क्लाउडी। यहां पर भी स्काई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हो जाएगा वर्ब, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस। चौथा एग्जांपल, विल यू हेल्प मी। यहां पर अगेन हेल्प हमारा हो जाएगा मेन वर्ब और यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अगेन ये हमारा केस हुआ सिंपल सेंटेंस का। तो कोई भी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, तो वो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स two clauses joined by a conjunction such as and or but so। कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें दो क्लॉजेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, क्लॉजेस या फ्रेजेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं। अब यहां पर दो क्लॉज होने चाहिए और एक क्लॉज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, तो दो क्लॉज में दो वर्ब दो सब्जेक्ट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल आर ऑलवेज हैप्पी एंड सम पीपल आर ऑलवेज सैड। सबसे पहले हम कंजंक्शन देखते हैं। यहां पर कंजंक्शन हमारा आ रहा है जो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, तो यहां पर हमें एंड दिख रहा है, तो इसे हम लिख देते हैं सी डिनोट करेगा कंजंक्शन को। अब हमें पता है कि दो क्लॉजेस ऐड हो रहे हैं यहां पर, तो हमारा ये होगा पहला क्लॉज और आगे वाला होगा हमारा दूसरा क्लॉज। तो पहले क्लॉज में वर्ब क्या है, सम पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, तो आर हमारा पहला वर्ब है। और इसी वाले क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल, तो पीपल यहां पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसी तरह से हम बात करेंगे अब इस वाले क्लॉज की। यहां पर जो हमारा वर्ब है वो क्या होगा, सम पीपल आर ऑलवेज सैड। अगेन यहां पर आर है जो कि हमारा वर्ब है, क्योंकि वो स्थिति बता रहा है यहां पर हमें। और सम पीपल अगेन यहां पर हमारे सब्जेक्ट हैं। तो आप देखेंगे एक हमारा आ गया कंजंक्शन और एक ये हो गया हमारा एक क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। ये हो गया हमारा दूसरा क्लॉज जिसमें फिर से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और इन दोनों क्लॉज को हमने जोड़ा है एंड मतलब कंजंक्शन की मदद से। तो ये एक हो गया हमारा टोटल एक कंपाउंड सेंटेंस। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। शी ओपन्ड द बैग एंड टुक आउट अ बुक। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं दो क्लॉज हैं, ये पहला क्लॉज, फिर बीच में हमारा एंड जो है वो हुआ कंजंक्शन, और टुक आउट अ बुक हमारा सेकंड क्लॉज। तो शी ओपन्ड द बैग, पहले हम एंड को लिख लेते हैं यहां पर कंजंक्शन। अब हम आते हैं पहले क्लॉज में, तो शी ओपन्ड द बैग, यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, ओपन, तो ये हो गया हमारा वर्ब। कौन ओपन कर रहा है, शी हो गई हमारी सब्जेक्ट। ये हुआ हमारा पहले क्लॉज की बात। अब हम आते हैं सेकंड क्लॉज में, टुक आउट अ बुक। अब यहां पर टुक आउट जो है वो है फ्रेजल वर्ब, अभी के लिए हम सिंपली इसे वर्ब में काउंट करेंगे।
तो ये हमारा टुक आउट हो गया वर्ब। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो शी है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो इम्प्लाइड है कि इसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कौन है? अगेन शी ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी हुए 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट कॉफी और वुड यू प्रिफर लेमोनेड। अब ये हमारा हुआ एक क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर हमारा जो कंजंक्शन है वो है और। तो ये हुआ हमारा कंजंक्शन और इसे हम लिख देंगे सी से। अब ये हुआ हमारा पहला क्लॉज, ये हुआ हमारा दूसरा क्लॉज। तो इस क्लॉज में जो हमारा वर्ब है वो क्या है? डू यू वॉन्ट कॉफी। तो वॉन्ट जो है हमारा यहां पर वर्ब हुआ। डू यू हमारा हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट, डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह से सेकंड क्लॉज की जब हम बात करेंगे, वुड यू प्रिफर लेमोनेड, प्रिफर हो जाएगा हमारा वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहां पर भी पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज और बीच में कंजंक्शन। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा, इज दैट अ बर्ड और इज इट अ प्लेन। ये हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में है। फिर से यहां पर हम देखेंगे 2 क्लॉज हमें दिख रहे हैं यहां पर और बीच में एक कंजंक्शन दिख रहा है। तो इसे हम लिख देंगे सी कंजंक्शन से। अब पहला पार्ट देखेंगे या पहला क्लॉज देखेंगे, इज दैट अ बर्ड और फिर इज इट अ प्लेन। यहां पर जो इज है ये हो जाएगा हमारा वर्ब, यहां पर भी ये वर्ब, दैट यहां पर है हमारा सब्जेक्ट। जब क्वेश्चन फॉर्म रहता है तो सब्जेक्ट और वर्ब की जो प्लेसेस होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। यहां पर इट रहेगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहां पर भी 2 क्लॉज हैं, बीच में कंजंक्शन है, ये भी हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब लास्ट एग्जांपल, जॉन इज गुड एट इंग्लिश बट ही इज नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। अब यहां पर देखेंगे आप एट यूज हो रहा है। गुड इन इंग्लिश हम या गुड इन मैथ्स हम नहीं लिखते हैं, हमेशा एट लिखते हैं एक जब सब्जेक्ट की हम बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ढूंढेंगे कंजंक्शन। जॉन इज गुड एट इंग्लिश बट हमें दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। यहां पर लिखा हुआ था कंजंक्शन सच एज एंड और बट सो। तो बट हमारा यहां पर हुआ कंजंक्शन। अब आएंगे हम पहले क्लॉज वाले पार्ट में। जॉन इज गुड एट इंग्लिश, इज हमारा हो जाएगा यहां पर वर्ब, गुड जॉन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। यहां पर ही इज नॉट, तो इज वाला पार्ट जो है हमारा हो जाएगा वर्ब, ही वाला पार्ट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये भी एक कंजंक्शन हुआ और साथ में 2 क्लॉज हुए, ये हमारा बन गए कंपाउंड सेंटेंस। अब जो तीसरा टाइप है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? इफ क्लॉज इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा, इफ क्लॉज से शुरू होते हैं। अ सेंटेंस विद इफ क्लॉज इज कॉल्ड अ कंडीशनल सेंटेंस। अब इसके 2 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है कि हम इफ क्लॉज से शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को। इफ वी डोंट वर्क हार्ड वी विल नेवर लर्न। तो यहां पे ये जो हमारा पार्ट है इसे मैं अंडरलाइन करके आपको बताता हूं। इफ वी डोंट वर्क हार्ड, एक ये वाला पार्ट है और दूसरा जो है वो ये पार्ट है। अब इफ वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं इफ क्लॉज, इफ क्लॉज। और जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। तो अब कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ क्लॉज और मेन क्लॉज 2 तरह के क्लॉज होते हैं और इन पर हम काम करते हैं। तो इफ वी डोंट वर्क हार्ड वी विल नेवर लर्न, हमेशा इफ से स्टार्ट हो रहा है और फिर मेन क्लॉज यहां पर आ रहा है। ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड एग्जांपल, इफ वी लीव नाउ वी विल अराइव ऑन टाइम। अगर हम समय पर अभी निकलें तो हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो अगेन यहां पर ये जो पार्ट है इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं ब्लू से। इफ वी लीव नाउ, इफ वाला जो क्लॉज है ये हमारा हो जाएगा इफ क्लॉज और ग्रीन से जो है वी विल अराइव ऑन टाइम, ये हो जाएगा हमारा मेन क्लॉज। तो इस तरह से इफ क्लॉज काम करता है। अब इसका जो सेकंड वेरिएशन है उसमें क्या होता है,
यहाँ पर हम इफ क्लॉज को पहले लिख रहे हैं, मेन क्लॉज को बाद में लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें हम मेन क्लॉज को पहले लिखें और इफ क्लॉज को बाद में लिखें। तो उसके स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे। वी विल प्ले इंडोर्स इफ इट रेन्स। तो यहां पर जो हमारा मेन जो क्लॉज था वो ये हो जाएगा मेन क्लॉज, और जो हमारा इफ क्लॉज था वो रहेगा ये इफ इट रेन्स। उसी तरह से हम इसमें देखते हैं, यू विल गेट सिक इफ यू डोंट ईट गुड फूड। इफ यू डोंट ईट गुड फूड, इफ वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा हमारा इफ क्लॉज, और जो पहले था हमारा वो होगा मेन क्लॉज। तो इस तरह से इफ क्लॉज में दो वेरिएशन चलते हैं, पहला इफ क्लॉज बाद में मेन क्लॉज, या फिर पहले मेन क्लॉज और बाद में इफ क्लॉज। ये हुए हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस विद इफ क्लॉज। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये तो काफी सिंपल है। अ पॉजिटिव सेंटेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट और समथिंग दैट इज हैपनिंग। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऐसी चीजें हमें बताई जाती हैं जो होती हैं या फिर जो हो रही हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। ट्रेन है जो कि 5 बजे छूटती है, तो ये हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। उसी तरह से आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खत्म कर दिया, तो ये भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। फिर लास्ट हमारा डैड इज इन द किचन, फिर से पिताजी जो हैं वो किचन में हैं, तो ये भी हमारा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। कोई भी चीज जो हो रही है या फिर जो चीज एग्जिस्ट करती है, यथार्थ में है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस टेल अस दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट और इज नॉट हैपनिंग, मतलब कोई चीज नहीं है या फिर कोई चीज ऐसी है जो नहीं हो रही है, तो उनको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अ नेगेटिव सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में या तो वर्ड नॉट होगा या एनी अदर नेगेटिव वर्ड। नॉट वर्ड भी हो सकता है या फिर उसकी जगह कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस के हम एग्जांपल देख लेते हैं। मीरा हैज नॉट रेड द हैरी पॉटर बुक्स। अब यहां पर आप हैज नॉट, यहां पर देखिए ये आ गया हमारा नॉट, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस को यहां पर जस्टिफाई कर रहा है। तो मीरा ने हैरी पॉटर की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो कोई एक्टिविटी है जो नहीं हो रही है, इसलिए ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से पीपल कैन नॉट सी वेरी वेल इन द डार्क। लोग अंधेरे में अच्छे से नहीं देख सकते हैं। अगेन यहां पर नहीं आ रहा है, नॉट वाला पार्ट आ रहा है, तो कोई एक्टिविटी है जो नहीं हो पाएगी, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। या फिर देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन टीवी टुनाइट। आज टीवी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है, तो यहां पर देयर इज नथिंग, नथिंग वाला जो हमारा पार्ट है ये हुआ हमारा नेगेटिव वर्ड। नथिंग इज अ नेगेटिव वर्ड, तो इसका जो हमारा मीनिंग बन रहा है वो एक नेगेटिव सेंटेंस का बन रहा है। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हमने यहाँ पर 6 टॉपिक्स ब्रीफली कवर किए हैं और सेंटेंस को हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच पहले इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच भी हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम सेंटेंसेस में ही डील करेंगे। तो सेंटेंस, उनका मीनिंग, वर्ड्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता था, ताकि जब हम उन पार्ट ऑफ स्पीचेस में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड रहेंगी और आप तेज़ी से उसे रिकॉल कर पाएंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।